हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी। और आज हम बात करते हैं अपनी हिस्ट्री की, जो हमारी थर्ड बुक है जिसमें 4 चैप्टर हैं। तो इन चारों के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के जमींदारों की सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया गया, स्पष्ट कीजिए। तो आप उत्तर लिखेंगे इसका कि कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व तो देती थी, परंतु जमींदारी को नियंत्रित व नियमित कर वो जमींदारों की सत्ता को अपने वश में रखना चाहती थी। किस तरह से उन्होंने उनकी सत्ता को अपने वश में रखा? पहला पॉइंट है कि राजस्व की राशि निर्धारित और ना चुका पाने की सूरत में जमींदार की संपदा को नीलाम कर दिया जाता था। जैसे कि आपने पढ़ा है कि बेटा, बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था जिसमें रेवेन्यू को फिक्स कर दिया था। अगर नहीं चुका पाता था जमींदार तो उसकी ज़मीनों को वो नीलाम कर दिया करते थे। दूसरा, उनकी सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया था, यानी जो उनकी आर्मी ट्रूप्स थी वो उसको डिसबैंड कर दिया गया था। सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया था। जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की जो व्यवस्था करने की शक्ति थी उनके पास, उनको उनसे छीन ली गई थी। कलेक्टर का कार्यालय सत्ता के विकल्प केंद्र के रूप में उभरा था, यानी जो जमींदार की जो कचहरी वगैरह होती थी उसको कलेक्टर की देख रेख में रख दिया गया था। तो इस तरह से जमींदारों की सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रित कर दिया गया था। अब दूसरा प्रश्न है, 1857 के दौरान ब्रिटिश सरकार ने अवध के तालुकदारों से किस प्रकार सत्ता छीनी, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। हम जानते हैं बेटा कि अवध में किस तरह से ब्रिटिश सरकार ने नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया था और उसके बाद उन्होंने तालुकदारों से उनकी सत्ता छीन ली थी। 1857 के दौरान ब्रिटिश सरकार ने अवध के तालुकदारों से उनकी सत्ता छीनी। तालुकदार पीढ़ियों से जमीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते थे। ब्रिटिश सरकार ने एक मुश्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी, यानी कि समरी सेटलमेंट को वहाँ पर अवध में लागू कर दिया। और यह मान्यता थी कि तालुकदार बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का मलिकाना हक नहीं था, और तालुकदारों ने जमीनों पर शक्ति व धोखेबाजी से प्रभुता स्थापित कर ली थी। इसलिए उन्होंने वहाँ पर अवध पर समरी सेटलमेंट लगाकर तालुकदारों से उनकी ज़मीनें छीन ली थी, उनको ज़मीनों से बेदखल कर दिया था। और साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि उनके पास जो किले थे वो किले भी तोड़ दिए गए थे, उनके पास जो सेना थी वो सेना भी उन्होंने वहाँ पर समाप्त कर दी थी। अगला प्रश्न है, 1840 और 1850 के दशकों में भारतीय सिपाहियों और उनके जो गोरे अफसर थे, जो ब्रिटिश अफसर थे, उनके साथ उनके रिश्ते कैसे बदल चुके थे। तो बात करते हैं बेटा 1820 के दशक की। तो 1820 के दशक में अंग्रेज़ अफसर सिपाहियों के साथ, जो भारतीय सिपाही थे उनके साथ बहुत ही दोस्ताना ताल्लुकात रखते थे। वह उनके साथ मौज मस्ती, मल्ल युद्ध करना, तलवारबाजी, शिकार आदि करते थे। यहाँ तक कि बहुत सारे अफसर तो हिंदुस्तानी भाषा भी बोलते थे। बहुत से अफसर यहाँ के रीति रिवाज व संस्कृति से वाकिफ थे। लेकिन 1840 में स्थिति बदल गई थी और अब जो ब्रिटिश अफसर थे उनमें श्रेष्ठता का भाव पैदा हो गया था और वह भारतीय सिपाहियों को कमतर यानी छोटी नस्ल का मानने लगे थे। गाली गलौज करना, शारीरिक हिंसा, ये तो एक आम बात बन चुकी थी। सिपाहियों और अफसरों के बीच में फासला इतना बढ़ गया था कि अब वे उन पर संदेह करने लग गए थे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब वो कारतूसों वाली घटना की, जिसमें ये अफवाह उड़ा दी गई थी कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है। अब अंग्रेज़ अफसर उन सिपाहियों को बहुत समझा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि अब जो विश्वास था उसका स्थान संदेह ने ले लिया था, इसलिए वो अब अंग्रेज़ों की किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटा ये, कि 1857 में विद्रोहियों के बीच में एकता स्थापित करने के लिए जो तरीके अपनाए गए उन्हें उजागर कीजिए। 1857 के विद्रोह में जारी की गई घोषणाओं में धर्म और जाति का भेद किए बिना सभी वर्गों से इस
युद्ध में शामिल होने की बात की गई थी। दूसरा, जो भी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों के द्वारा जारी की जाती थी उसमें हिंदुओं की भावनाओं का भी यानी उनके सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखा जाता था। तीसरा, विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का नफा नुकसान बराबर था। चौथा, इस त्योहार में लोगों को मुगल काल की याद दिलाई जब विभिन्न समुदाय खासतौर पे हिंदू मुस्लिम शांति से रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, बहादुर शाह जफर द्वारा जारी की गई घोषणाओं में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए लोगों से इस युद्ध में शामिल होने की बात की गई थी। और जैसे कि हम जानते हैं कि 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे और उनकी इस एकता को देखकर अंग्रेज़ भी काफ़ी चिंतित हो गए थे और उन्होंने इस एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया था, लेकिन उसमें वो नाकामयाब रहे। अब अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रारूप समिति द्वारा संघवाद पर बनाई गई 3 सूचियों का वर्णन कीजिए। अब ये 3 सूची थी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब केंद्र सूची में जो विषय थे वो केंद्र सरकार के लिए संरक्षित किए गए थे, यानी उन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और राज्य सूची के विषय राज्य सरकार उस पर कानून बनाएगी। तीसरी सूची के विषयों को, जो हमारी तीसरी थी जिसको हम समवर्ती सूची कहते हैं, उसमें केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाएंगी। कई विषयों को विशेष रूप से केंद्र के नियंत्रण में रखा गया था, जैसे खनिजों और जो प्रमुख उद्योग थे उन पर केंद्र का नियंत्रण था। अनुच्छेद 356 में केंद्र को राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को संभालने की शक्तियां देती थी, यानी केंद्र राज्यपाल की सिफारिश पर अब राज्य प्रशासन को संभाल सकती थी। तो ये थी हमारी 3 सूचियां। अब अगला प्रश्न है, गांव में जमींदारों की तुलना में जोतदार अधिक प्रभावशाली थे और इस्तेमारी बंदोबस्त के संदर्भ में इस कथन की परख कीजिए। इस्तेमारी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट। अब बात करते हैं कि ये जोतदार कौन थे। तो ये बंगाल के धनी किसानों को जोतदार कहते थे और इनकी ताकत जमींदारों से ज़्यादा थी। अब क्यों भी ज़्यादा थी भाई? क्योंकि जोतदार गांव में रहते थे जबकि जमींदार शहरों में रहते थे। इसलिए क्योंकि जोतदार गांव में रहते थे तो गांव वालों पर इनका सीधा नियंत्रण रहता था। जोतदार जरूरत के समय ग्रामीणों को पैसे उधार देते थे। उन्होंने अपने गांव का जमा बढ़ाने के लिए जमींदारों के प्रयास का विरोध भी किया करते थे। कई बार तो ये जानबूझकर जमींदारों के भुगतान में देरी कर दिया करते थे और जब जमींदार ठीक समय पे भुगतान नहीं करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम होती थी और उस नीलामी में जोतदार ही उसकी ज़मीन को खरीद लेते थे। इसके अलावा जोतदार स्थानीय व्यापार के साथ साथ उधार देने पर भी नियंत्रण रखते थे। गरीब किसानों पर उनका अत्यधिक अधिकार होता था और वह जमींदार के अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे। अगला प्रश्न है, 1929 के अंत में लाहौर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो 1929 के अंत में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था जो 2 दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। पहला, अधिवेशन में नेहरू जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। इसका मतलब था कि अब कांग्रेस की कमान युवा पीढ़ी को सौंप दी गई है, यानी अब युवा पीढ़ी भी आगे आ रही है। दूसरा, इसमें पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी और ये कहा गया था कि हम 26 जनवरी 1930 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और हमने मनाया भी था। विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने का निर्णय किया गया था। देशभक्ति गीत गाए गए थे। इसके बाद देखते हैं हम कि राजनीति काफ़ी तेज़ हो गई थी। नमक कानून तोड़ने के लिए आंदोलन की घोषणा कर दी गई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया था और कई अधिनियम पारित किए थे। कथन को उदाहरणों सहित स्पष्ट करना था। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों के लिए इस विद्रोह को दबाना आसान नहीं था, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने भारत को फिर से जीतने के लिए बड़े पैमाने पर सेना भेजी। उन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए कई कानून पारित किए। पूरे उत्तर भारत को मार्शल लॉ के अधीन कर दिया गया था। विद्रोह का केवल एक ही दंड था, वो था मृत्यु दंड, यानी जो भी इस विद्रोह में शामिल था या जिस पर शक भी था तो उसके लिए एक ही सज़ा निश्चित कर दी गई थी।
ब्रिटेन से नई सैन्य टुकड़ियां मंगाई गई थी और अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार करने के लिए ठोस कदम उठाए। इसलिए अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर दो तरफ से हमला किया था, एक कोलकाता से और दूसरा पंजाब से। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने विद्रोही जमींदारों को ज़मीनों से बेदखल कर दिया था और जो जमींदार उनके प्रति वफादार बने रहे उनको पुरस्कृत किया गया। अंग्रेज़ों ने जमींदारों की जागीर वापस देने का वादा करके विद्रोहियों की एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया और इस तरह से उन्होंने 1857 के विद्रोह को दबा दिया। अगला प्रश्न है, राजमहल की पहाड़ियों में पहाड़ी लोगों का जीवन किस प्रकार वनों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था, परख कीजिए। अब बताना है आपको कि राजमहल की पहाड़ी में जो पहाड़ियाँ लोग रहते थे उनका जीवन किस तरह से वनों से जुड़ा हुआ था। राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले पहाड़ी लोगों का जीवन वनों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। वह जंगलों से भोजन के लिए महुआ के फूल इकट्ठा करते थे। उन्होंने बिक्री के लिए रेशम के कोकून और राल कोयला को एकत्र किया। उन्होंने लकड़ी का कोयला उत्पादन करने के लिए लकड़ी एकत्र की। वे शिकारी भी थे, खाद्य संग्रहकर्ता भी थे, रेशम कीट पालन भी करते थे और जंगलों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। और जंगली घास या वहाँ पर उगने वाले छोटे मोटे पेड़ पौधे उनके मवेशियों के लिए चरागाह बन गई थी। वह झूम खेती करते थे और अपने गुजारे के लिए उपज उगाते थे। वे इमली के पेड़ों के बीच झोपड़ी में रहते थे। वह पूरे क्षेत्र को अपनी भूमि और अपनी पहचान का आधार मानते थे। उन्होंने बाहरी लोगों की घुसपैठ का विरोध किया। वह नियमित रूप से उन मैदान पर भी हमला करते रहते थे जहां किसान रहते थे। उन्होंने मैदान में बसे हुए समुदायों पर भी सत्ता का दावा किया। तो मैदानी इलाकों के जमींदारों ने पहाड़ियों को नियमित रूप से खिराज देकर शांति भी हासिल की थी। इसके अलावा कोई व्यापारी इन पहाड़ियों से गुजरता था तो वो उससे भी कोई ना कोई रकम प्राप्त किया करते थे, यानी टैक्स ले लेते थे उनसे, बदले में ये आश्वासन देते थे कि उनके माल को कोई नहीं लूटेगा। अब प्रश्न है कि बंगाल के जमींदारों ने कंपनी को राजस्व भुगतान में चूक क्यों की। जैसे कि हम जानते हैं कि बेटा बंगाल में अंग्रेज़ों ने एक नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, परमानेंट सेटलमेंट यानी इस्तमरारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, कुछ भी कह सकते हैं, जिसमें क्या होता था कि लगान की राशि को फिक्स कर दिया गया था जो प्रत्येक जमींदार को देनी होती थी। अगर वो नहीं देता था तो उसकी ज़मीन नीलाम होती थी। अब प्रश्न ये आता है कि बंगाल के जमींदार क्यों नहीं ठीक समय पर अपना भुगतान उनको देते थे। तो इसके 4 कारण थे बेटा। पहला कि प्रारंभिक मांग बहुत ज़्यादा थी और मांग ज़्यादा इसलिए रखी गई थी कि यदि आने वाले समय में कीमत बढ़ती है तो इस अनुमानित नुकसान को कम करने के लिए खेती का विस्तार होता है, तो कंपनी भूमि से बढ़ी हुई आय के हिस्से का दावा करने में सक्षम नहीं होगी। दूसरा, जब मांग उस समय ऊंची रखी गई थी जबकि कृषि की उपज की कीमतें बहुत कम थी। जब किसान ही जमींदार को नहीं चुकाते थे अपना बकाया तो फिर किस प्रकार से जमींदार लगान दे पाते अंग्रेज़ों को, तो इसलिए वो नहीं दे पाते थे। तीसरा, फसल की परवाह किए बिना राजस्व अचल था, यानी फसल अच्छी हो या खराब ठीक समय पर भुगतान करना पड़ता था। सूर्यास्त विधि यानी अकॉर्डिंग टू सनसेट लॉ, यदि किसी विशेष दिन सूर्यास्त तक जो भी दिन निश्चित किया जाता था उस दिन सूरज के डूबने तक यदि भुगतान नहीं किया गया तो उनकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। इसके अलावा जमींदारों की शक्ति भी बहुत सीमित थी। उनका सारा समय तो बस राजस्व को इकट्ठा करने में ही निकल जाता था। अब प्रश्न आता है, संथाल कौन थे और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह क्यों किया। संथाल राजमहल की तलहटी में रहने वाले आदिवासी थे। 1832 तक भूमि के एक बड़े क्षेत्र को दामिन ई कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया था, यानी अंग्रेज़ों ने राजमहल की पहाड़ियों की तलहटी पे बसने के लिए निमंत्रण भेजा और जो जगह जहाँ पर ये रहते थे उसको दामिनी कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया था और उनको ये कहा गया था कि वो 10 वर्षों के भीतर कम से कम जंगल के 10वें हिस्से को साफ करेंगे। जब खेती का विस्तार हुआ, राजस्व की बढ़ी हुई मांग कंपनी के खजाने में जाने लगी तो संथालों ने अब ये महसूस कर लिया कि जो ज़मीनें उन्होंने खेती के तहत खरीदी थी या उन्हें जो मिली थी अब तो वह उनके हाथों से निकलती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि राज्य भूमि पर भारी कर लगा रहा था,
साहूकार उनसे उच्च ब्याज दर वसूल कर रहे थे और भूमि का ऋण नहीं चुकाने पर भूमि का अधिग्रहण कर रहे थे। जमींदार दामिन क्षेत्र पर भी अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। 1850 के दशक तक संथालों ने सोचा कि जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज्य के खिलाफ विद्रोह करने का समय आ गया है। सीधू मांझी और कानू संथाल समुदाय के विद्रोही नेता थे। 1855 में विद्रोह शुरू हुआ और संथालों ने अंग्रेज़ों और साहूकारों पर हमला किया और कई अंग्रेज़ों को मार डाला, लेकिन अंग्रेज़ों ने संथाल नेता और संथाल लोगों को मारकर फांसी देकर विद्रोह को कुचल दिया। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के कारणों और घटनाओं का वर्णन कीजिए। गांधी जी ने 1920-21 में असहयोग आंदोलन चलाया था, जिसको चलाने के बेटा निम्नलिखित कारण थे। पहला था रोलट एक्ट के विरोध में। जो रोलट एक्ट पास किया गया था, जिसमें बिना कोई कारण बताए 2 वर्ष तक जेल में डाला जा रहा था, तो गांधी जी ने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे। अब रोलट एक्ट का ही विरोध करते हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने असंख्य लोगों को मार दिया था। तीसरा था खिलाफत को समर्थन देने के लिए अली बंधुओं यानी मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा जब खिलाफत आंदोलन चलाया गया, तो गांधी जी को लगा कि अच्छा मौका है कि जब हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। चौथा, 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने के लिए गांधी जी का मानना था कि भारत में अंग्रेज़ों का जो शासन है वो हमारे ही सहयोग से टिका हुआ है। अगर हम उनसे अपना सहयोग वापस ले लेंगे तो 1 वर्ष के भीतर हमें स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन चलाया। अब इसमें क्या घटनाएं घट रही थी या इसके क्या कार्यक्रम थे? पहला, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए हिंदू और मुसलमान सहित सभी वर्गों के लोग सामूहिक रूप से आंदोलन में शामिल हुए। छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेजों में जाना बंद कर दिया था। वकीलों ने अदालत में उपस्थित होने से इनकार कर दिया। मजदूर वर्ग हड़ताल पर चला गया था। लोगों ने ब्रिटिश शासन का सहयोग न करने का निश्चय किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। उपाधियां लौटा दी गई थी। आंदोलन ने देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को एक साथ लेकर सभी जाति और पंथ के लोगों को आंदोलन में भाग लेने के लिए कहा। इसके अलावा विदेशी वस्तुओं और शराब की दुकानों पर भी धरना दिया गया था। लेकिन हम जानते हैं कि आंदोलन बहुत ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन 1922 में चोरा चोरी की घटना के कारण गांधी जी ने अपना यह आंदोलन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में नेहरू जी द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन के 3 प्रमुख आदर्शों पर प्रकाश डालिए। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में आज़ाद भारत के मूल आदर्शों की रूपरेखा पेश की गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से उस फ्रेमवर्क को प्रस्तुत किया था, यानी जिसके अनुसार संविधान निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाना था, जिसके 3 प्रमुख आदर्श थे। पहला, कि भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित कर दिया गया था। दूसरा, प्रस्ताव में ये सुनिश्चित किया गया था कि समस्त भारत के लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा, अवसर, न्याय की समानता प्राप्त होगी। अभिव्यक्ति, उपासना, व्यवसाय आदि की मौलिक स्वतंत्रता होगी। तीसरा, जो अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जनजाति लोग हैं, उनके लिए कुछ रक्षात्मक प्रावधान होंगे, यानी कि सेफ गार्ड प्रोविज़न रखे जाएंगे। अगला प्रश्न, नमक यात्रा यानी कि दांडी यात्रा के उल्लेखनीय होने के 3 कारणों का वर्णन कीजिए। नमक यात्रा 3 कारणों से उल्लेखनीय रही। पहला, कि इस घटना से गांधी जी दुनिया भर की नज़रों में आ गए थे, यानी अब पूरा विश्व गांधी जी को जानने लग गया था। यूरोप के अखबारों में, मैगजीन में इस घटना को काफ़ी कवरेज दी जा रही थी। दूसरा, यह ऐसा पहला मौका था जब बड़ी संख्या में औरतें भी इस आंदोलन में शामिल हुई थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया था कि वे अपना आंदोलन पुरुषों तक सीमित ना रखें और महिलाओं को भी आगे आने दें। तो उनके समझाने पर गांधी जी ने अपने आंदोलन को महिलाओं के लिए भी खोल दिया था और इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। कमला देवी चट्टोपाध्याय खुद उन असंख्य महिलाओं में से एक थी जिन्होंने सामूहिक रूप से अपनी गिरफ्तारियां दी थी।
तीसरा, अब अंग्रेज़ों को भी यह एहसास हो गया था कि उन्हें भारत छोड़ना पड़ सकता है, कि ये भारतीय मानने वाले नहीं है, इन्हें भी सत्ता में कुछ हिस्सेदारी तो देनी ही पड़ेगी। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में गांधी जी के बारे में जानने के स्रोतों का वर्णन कीजिए। अब जब हम गांधी जी की बात करते हैं तो हम गांधी जी के जीवन से लेकर उनके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी जो भूमिका रही, इन सब के बारे में जानने की हमारे पास कौन से सोर्सेस हैं। तो पहला है भाषण, दूसरा है व्यक्तियों को निजी पत्र, जैसे बहुत सारे लोगों को वो लेटर्स लिखते थे। उन्होंने नेहरू जी को भी लेटर लिखा था, जिसे बाद में नेहरू जी ने ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के नाम से प्रकाशित कर दिया था। तो हमें पत्रों से भी गांधी जी के विचारों को जानने का मौका मिलता है। तीसरा है हरिजन आदि में प्रकाशित पत्र। चौथा, पुराने पत्रों का समूह हो गया। आत्मकथा से गांधी जी की जो आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, उसमें गांधी जी ने अपने जीवन से जुड़ी बहुत सारी घटनाओं का जिक्र किया है, जिनसे हमें गांधी जी के बारे में पता चलता है। इसके अलावा गृह विभाग के सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, समाचार पत्र हैं, मौखिक स्रोत हैं, उपन्यास, फिल्में, पत्रिकाएं, सरकारी रिपोर्ट्स, यानी ये सभी ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें गांधी जी के बारे में पता चलता है। तो बेटा ये थर्ड बुक के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़कर जाने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है गांधी जी के तीनों जो आंदोलन है। पहला असहयोग, जो मैंने आपको इसमें बताया था चलाने के कारण। दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो गांधी जी की नमक यात्रा से प्रारंभ हुआ था। तीसरा था भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको तीनों आंदोलन के बारे में पढ़ना है। गांधी जी के जानने के जो स्रोत हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका रिवोल्ट वाला चैप्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार अपनी एनसीईआरटी की बुक को बेटा ज़रूर पढ़ें। तो आप सभी को उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद।